लाइक करें हमारे वीडियो को। चलिए देखते हैं आज का वीडियो। आपके फिजा काफी लंबे अरसे के बाद आपके प्रोग्राम पे आए हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। और मैं अभी भी फिर उम्मीद जाहिर करता हूं कि दोनों पड़ोसी मुल्क जिनमें बहुत सारी समानताएं हैं, रहन सहन की, लैंग्वेज की, खाने पीने की, कि रिश्तों में सुधार आए और ये बॉर्डर खत्म हो जाए, लेकिन हमारी जिंदगी में ऐसा शायद नहीं होगा। अभी जो आपने कई पॉइंट बताए, तबलीगी का आपने जिक्र किया। जनरल साहब रियलिटी को रियलाइज करेंगे, हकीकत जनरल साहब हकीकत को रियलाइज करेंगे, फिर ताल्लुकात बेहतर होंगे ना। अगर आप कर्नल साहब जैसे लोग बिठाएंगे जो ट्विटर अकाउंट और उसका जिक्र कर, फिर ताल्लुकात किस तरह ठीक होंगे? अच्छा ब्रिगेडियर साहब आप सुन ले राज कादियान साहब की बात। नॉलेज ही नहीं होती और बुनियादी तौर पर जाहिल होते हैं। हुक्मरानों को ताल्लुकात ठीक करने का मतलब है कि ब्रिगेडियर साहब आप उनको मौका दें, मुझे जनरल एजाज अवान साहब का मौके भी चाहिए। इस किस्म के लोगों को बिठाएंगे जनरल राज कादियान, अब सिर्फ राज कादियान साहब बोलेंगे। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है तमाम मेहमानों से अपनी अपनी बारी पे बोलिए, अपनी बारी पे बोलिए। अब ऐसे में मैं क्या करूं? अपनी अपनी बारी पे बोलिए, आप तमाम लोग बहुत सीनियर हैं, प्लीज। की लड़ाई लड़ी होगी तो आपने हमारे लंगरों में रोटी तोड़ी होगी, तो आपने हमें क्यों बुलाया? हमने थोड़ी राज कादियान साहब आप बोलिए प्लीज। अगर बोलना शुरू करेंगे तो वो दोनों खुद ही खुश हो जाएंगे। हमें बुला लो, हमें टीवी सर मैं आपकी रोटी पे हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। और पाकिस्तान आप जैसों की रोटी पे जनरल एजाज अवान साहब और कुछ तो शर्म कर लो यार। आप तमाम मेहमान मेरे लिए काबिले मोहतरम हैं जो पाकिस्तान से हैं, वो भी इंडियन पैनलिस्ट भी। प्लीज मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि बारी का इंतजार कीजिए, बारी बारी सबको मौका मिलेगा बात करने का। कर्नल रणवीर साहब प्लीज, ब्रिगेडियर गजनफर साहब प्लीज खामोश हो जाइए। जनरल राज कादियान साहब को बोलने का मौका दीजिए। जिनसे मैंने सवाल पूछा बेचारे चुप हैं। जनरल राज कादियान साहब अपनी बात को कंप्लीट कीजिए, फिर जवान साहब की तरफ आती हूँ। सबको मौका देती हूँ। मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज एक दूसरे की बात सुनिए, इस तरह किसी को समझ नहीं आएगी कि कौन क्या कह रहे हैं। प्लीज जी राज कादियान साहब। मैं एक बार फिर ये उम्मीद जाहिर करता हूँ जो पहले भी कहा था कि जिसमें दोनों मुल्कों में शक व सुबह या बदगुमानी ना रहे और दोस्ताना ताल्लुकात हो। लगता नहीं है कि हमारी जिंदगी के दौरान ऐसा कुछ होगा, लेकिन उम्मीद फिर भी है। आपने 3 पॉइंट दिए जिसका जिक्र करूंगा। एक तो तबलीगी का जिक्र किया आपके पैनलिस्ट ने, ब्रिगेडियर साहब ने। हिंदुस्तान में जो भी कोरोना को फैलाने का जुर्म करता है वो जुर्मी के नाम से देखा जाता है, मजहब के नाम से नहीं। हमारे सिख भाई भी महाराष्ट्र के नांदेड़ गुरुद्वारा से कुछ कोविड के अफेक्टेड लोग लाए थे, उन पर भी ये इल्जाम लग रहा है। तो ये नहीं कि इल्जाम तबलीगी पे लग रहा है क्योंकि मुस्लिम है, लेकिन उन्होंने हुक्म की तामील ना करते हुए मीटिंग की थी, जबकि हुक्म था कि गैदरिंग नहीं हो, तो वो कसूरवार है, उनके खिलाफ केस चलेगा। अगर सिख भी ऐसे कसूरवार मिले, तहकीकात होगी, उन पर भी वही केस चलेगा। तो मजहब का इसमें कोई लेना देना नहीं। दूसरी बात, आपके ब्रिगेडियर साहब ने या आपने अपने प्रीएम्बल में सीज फायर वायलेशन का जिक्र किया था। देखिए, सीज फायर वायलेशन का कोई मकसद होना चाहिए। हिंदुस्तान के पास क्या मकसद है कि हम सीज फायर को वायलेट करेंगे? हमारा सीज फायर लाइन के उस तरफ कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना हम इन्फिल्ट्रेटर भेजना चाहते हैं। अगर वो मकसद है तो पाकिस्तान का है। आप चाहे कोई भी नजरिया रखें, हर हिंदुस्तानी के दिल में ये यकीन है कि सारे सीज फायर वायलेशन पाकिस्तान की तरफ से हो रहे हैं, भारत तो सिर्फ जवाब दे रहा है। अब इस पे भी इनकी राय हमसे मुख्तलिफ कैसे हो सकती है? मुझे तो आज तक ये चीज समझ नहीं आई। थैंक यू वेरी मच। देखिए, जनरल राज कादियान साहब बड़े सीनियर जनरल हैं और बड़ी अहम पोजीशन पे रहे हैं, लेकिन अगर वो एक ऐसी पोजीशन ले रहे हैं, एक ट्रायल में जा रहे हैं, तो चलो वो तो हमारी कस्टडी में है। कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से भी वो केस ट्रीट किया जा चुका है, वहाँ से भी उनको रिलीफ नहीं मिली। तो दोनों कंट्रीज में एक पोजीशन है। देखिए, मसाइल तब हल होते हैं जब किसी भी मसले का इदराक कर लिया जाए, उसको एक कॉन्टेंशियस इशू या एक हल तलब मामला तस्लीम कर लिया जाए, तो फिर आगे बात बढ़ती है। जनरल राज कादियान की आई रिस्पेक्ट, वो ये कह रहे हैं कि मसाइल हल होने चाहिए। यकीनन हर बाशऊर आदमी कहेगा कि मसाइल हल होने चाहिए। ये लकीर को मिटाना या बॉर्डर लकीर नहीं है। दो रियासतें अपना वजूद कायम। अच्छा जनरल साहब, आपकी आवाज का इशू आ रहा है। मैं पैनल से रिक्वेस्ट करती हूँ जरा इस इशू को फिक्स कीजिए। तब तक मैं धनवीर सिंह साहब आपकी तरफ आती हूँ और फिर जनरल एजाज साहब को दोबारा जरा लाइन पर लीजिएगा। रजा, धनवीर सिंह साहब आपकी तरफ आती हूँ। अब सिंपल सवाल मैं पूछना चाहूँगी, इस सिचुएशन को खासतौर पर फेस करने के बाद जो भी हुआ, आप लोग अमन चाहते हैं या अमन ही नहीं चाहते? देखिए, अमन की डोर जो है वो पाकिस्तान के हाथ में है। अगर पाकिस्तान अमन चाहे
तो ये अच्छा दिनों के अंदर जो है अमन जो है हासिल हो जाएगा। और अगर वो ये हर चीज सोचे की डोर हमारे कि हाथ वो में, बेफिक्र दहशतगर्दी रहे। करता हर चीज रहेगा, की डोर हमारे हाथ में। पाकिस्तान क्या कर रहा है मुझे पाकिस्तान को बताएं। ब्लैकमेल करेगा। धनवीर सिंह आपकी साहब, डोर इस भी टाइम हमारे भारत हाथ के अंदर में। क्या हो रहा है आपकी अक़लियतों के जो साथ? आशा पाकिस्तान में तो ऐसा रखेगा, कुछ नहीं हो रहा। आपकी डोर हमारे हाथ में, कर्नल आप साहब, बेफिक्र रहे। आपके यहाँ जो आपके बड़े बड़े मिनिस्टर्स ऑन रिकॉर्ड देखो, ये चीजें आ फिजा, चुकी है कि वो जलसे में बात ये खिताब है, करते हुए कह देते हैं मुसलमानों के बारे में कुछ भी। तो कर्नल साहब इतनी मतलब सीनियर पोस्ट पे बैठ के जहां आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आम बंदे से ज्यादा बढ़ जाती है, वहां पे खड़े होकर इस तरह की बातें कर देना, फिर अमन की बात आप कर रहे हैं, फिर आप साथ में सिर्फ पाकिस्तान की वजह से अमन नहीं हो रहा, ये तो बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं आप। मेरे मुल्क में लॉ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, चाहे कोई कुछ भी बोलता रहे। हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सुप्रीम है और वो मैटर करता है। बाकी इधर उधर किसने क्या बोला, ट्विटर पे क्या भेजा, आपको किसी ने व्हाट्सएप क्या कर दिया, उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसकी कोई मान्यता नहीं है। बट मेरे को आप ये बताइए कि जिस प्रकार से आप सिंध में, मैं व्हाट्सएप की बात भी नहीं कर रही, अगवा करके जो आप चीजें मुसलमान बनाते ऑन हैं रिकॉर्ड और आ शादी चुकी है करते उनकी हैं, बात कर रही हूँ। और FIR लॉन्च नहीं होती, एक वो मियां मिट्टू की मजार में जो ये सर्टिफिकेट जारी होते हैं, आप उसके बारे में कुछ कर अच्छा रहे चलो हैं एक कि मिनट नहीं एक कर रहे हैं? मिनट एक हमें मिनट उसकी बड़ी कर्नल चिंता साहब हो एक रही है सवाल, फिर मैं कि आती हूँ हमारी एजाज जो जवान सबको लाइन पे छोटी-छोटी लीजिए रजा बच्चियां जल्दी। हैं, अच्छा उनके एक मिनट साथ कर्नल साहब में मुझे एक बात बताइए, ऐसी धनवीर सिंह साहब एक बर्बरता के मिनट साथ एक मिनट एक आपके मिनट आपने कभी हमारे किसी मिनिस्टर को इस तरह का बयान देते हुए सुना जिससे आपके मिनिस्टर्स बयान देते हैं? आप लोग क्या कदम उठा रहे हैं, कुछ आप इस पे तबसरा फिजा, करेंगी डॉक्टर? देखिए, आप मुझे बताएं कि हमारे मेरी मिनिस्टर्स बात इस सुने। तरह की बातें करते हैं जैसे आपके मिनिस्टर्स करते हैं मुसलमानों को लेकर? मैं बताता हूँ फिजा, जी जी ब्रिगेडियर साहब, आप हमें ये बता दें कि जो हिंदू जी, लड़कियों के ब्रिगेडियर साथ गजनफर। में आप करते फिजा, हैं, मेरी बात जो सुने। क्रिश्चियन लड़कियों के आप साथ में इनसे करते हैं, जो बात एक सिख ऐसा लड़कियों के सवाल साथ कर में रही करते है। हैं, वो फिजा, आपके यहाँ पे कहाँ सिलसिला करते हैं? बंद होगा या उसको क्या बातें कर रहे हैं फिजा, आप? उसको आप सुप्रीम इनसे कोर्ट वो और सवाल फौज कर की रही तरफ हैं। से आशीर्वाद मिला हुआ है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ। और आज इस पैनल के अंदर जो थे वो हमारे इंडिया की तरफ से जनरल राज कादयान और जो है लेफ्टिनेंट कर्नल जो कि दानवीर सिंह थे। इसमें जो फिजा खान है उसने शुरू में बात की थी कि रिश्ते कैसे ठीक होंगे, तो राज कादयान जो है उस चीज़ को बता रहे थे, लेकिन उस बंदे ने जो उनका ब्रिगेडियर है उसने उसको इंटरप्ट कर दिया वहीं पे बीच में। उसके बाद दानवीर सिंह भी जो है डिबेट के बीच में आ गए और उन्होंने कहा कि भाई इनको कश्मीर दे दो तो रिश्ते ठीक हो जाएंगे। मतलब फिर बता दिया कर्नल दानवीर सिंह ने और कि ऐसा कभी नहीं होगा, ये तुम्हारा ख्वाब है और ख्वाब ही रहेगा। इसके बाद बात होती है कि जब कर्नल हैं दानवीर सिंह, वो कहते हैं कि तुम लोग हमारे लंगरों में रोटी तोड़ते थे और तुम बकवास कर रहे हो आज। फिर वो ब्रिगेडियर कहता है कि मैं तो ऐसी रोटी पे थूकता हूँ। उसके बाद बात आती है कि आज एक चीज़ आपने नोटिस की, आज जब दानवीर सिंह हैं और राज कादयान है तो ये काफ़ी जो है मीठी मीठी बातें जो है डॉक्टर फिजा खान है वो कर रही है। उसके बाद जो बात होती है वो तबलीगी वाले मुद्दे पे राज कादयान अपना पर्सपेक्टिव रखते हैं और वो कहते हैं कि भाई उन्होंने यहाँ पे कोरोना फैलाया तो उनके खिलाफ केस रजिस्टर होगा, क्योंकि उन्होंने जब एक जो है कानून था कि जब एक ऑर्डर निकल चुका था कि किसी को भी पब्लिक गैदरिंग नहीं करनी, उन्होंने गैदरिंग की और गैदरिंग की, इसका मतलब उनको उसका जो खामियाजा वो भुगतना पड़ेगा। उसकी वजह से कोरोना फैला तो उनके ऊपर केस रजिस्टर होगा। और ये उन्हीं के साथ नहीं हुआ, बल्कि फिर राज कादयान जी ने बताया कि हमारे जो सिख भाई हैं वो भी जब नांदेड़ पंजाब से आए थे तो उसकी वजह जो पंजाब सरकार ने स्क्रीनिंग वगैरह नहीं की और उनको वैसे ही भेज दिया और उसकी वजह से भी पंजाब में कई जगह कोरोना फैला, तो केस तो उनके खिलाफ भी रजिस्टर होगा। तो बात ये थी। उसके बाद बात आती है सीज फायर वायलेशन की, तो उसमें राज कादयान कहते हैं कि भाई देखिए हमारा तो कोई मकसद है नहीं सीज फायर वायलेशन का कि हमें कोई आतंकी आपके पास भेजने हो या कुछ और करना हो, तुम्हें भेजने होते हैं इस वजह से तुम वायलेशन करते हो। और पूरे इंडिया में किसी से ये बात पूछ लो कि सीज फायर जो वायलेशन होती है वो कौन करता है, तो सब बता देंगे कि पाकिस्तान की हरकतें। उसके बाद जो बात होती है कि वो पूछती है कि अमन चाहते हैं कि नहीं चाहते आप, फिजा खान पूछती है कि अमन चाहते हैं कि नहीं। तो उसके बाद जो दानवीर सिंह साहब हैं वो उसको जवाब देते हैं कि अमन की जो डोर है वो पाकिस्तान के हाथ में है और अगर पाकिस्तान चाहता है तो अमन हो जाएगा, अदरवाइज़ कोई ऑप्शन नहीं है। और अमन करने का एक ही रास्ता है, मैं बता देता हूँ सिंपल। अगर गिलगित बाल्टिस्तान POK
और का जो एरिया है हमारा, उसको अगर पाकिस्तान दे दे तो अमन अपने आप ही हो जाएगा, कोई इशू ही नहीं है। उसके बाद वो बात करती है कि अक़लियत तो यानी कि जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके साथ हमारे यहाँ जुल्म होता है। तो वहाँ पर धनवीर सिंह साहब कहते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है हमारे यहाँ सुप्रीम होता है, उससे ऊपर कोई नहीं है इंडिया के अंदर, चाहे वो कोई भी हो। और इसमें सभी जो हैं नागरिक इसके अंडर आते हैं। तुम्हारे पास कोई लोग व्हाट्सएप या ईमेल वगैरह जो करते हैं और उसके बेस पे तुम अगर हम पे आरोप लगाते हो तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है, लगाते रहो, उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद जब थोड़ी सी बहस होने लगती है तो जो कर्नल दानवीर सिंह साहब हैं वो बताते हैं कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है कि हिंदू जो लड़कियां हैं सिंध के अंदर, उनको अगवा कर लिया जाता है, उनका ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करवा दिया जाता है। और इसका जो दर्द है वो हिंदुस्तान की जो जनता है वो महसूस करती है और वो समझते हैं कि इन लोगों को तो यहाँ होना ही नहीं चाहिए था। ये जो एरिया है पाकिस्तान, जो सिंध का एरिया है, उसको तो इंडिया का हिस्सा होना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य से कहिए कि वो अब पाकिस्तान का हिस्सा है। तो वैसे तो हम इसको हिस्सा मानते हैं कि सिंध पाकिस्तान का है, लेकिन हमारी सरकार को ये सोचना चाहिए कि सिंध को पीओके, बलूचिस्तान और गिलगित बाल्टिस्तान के एरिया को इनसे आज़ाद करवाया जाए। उसके बाद बहस होती है। थोड़ा सा पार्ट दोस्तों इसके अंदर आगे भी था, लेकिन उसके अंदर बहस कुछ ऐसी चली गई थी कि किसी को समझ में कुछ नहीं आ रहा था, बस दोनों तरफ से बातें हो रही थी, तो उसको मैंने स्किप कर दिया था क्योंकि बाद में इरिटेटिंग सा लग रहा था वो मुझे। मैंने जब देखा, उसको कई बार देखा, काफ़ी मुझे मतलब ठीक सा नहीं लगा इस वजह से। और उसमें जो बात हो रही थी वो मतलब गांधी परिवार को लेके हो रही थी कि जिसमें वो ब्रिगेडियर कहता है कि वो फिरोज गांधी मुस्लिम था। उसके बाद कर्नल दानवीर सिंह बताते हैं कि तू बेवकूफ़ है, तुझे पता कुछ है नहीं, यहाँ बैठ के बकवास कर रहा है। वो एक पारसी था और पारसी मुस्लिम नहीं होते हैं, ठीक है। उसने सारी चीज़ बताई थी। और दोस्तों ये चीज़ चलिए आपको भी क्लियर कर दी जाए कि फिरोज गांधी जो था वो कोई मुस्लिम नहीं था, अकॉर्डिंग टू कर्नल दानवीर सिंह। मुझे कंफर्म नहीं है, मैं चेक करूँगा इसके बाद। वो एक पारसी थे और पारसी जो है मुस्लिम नहीं होते हैं, वो एक अलग ग्रंथ है, वो सॉरी अलग धर्म है, उसकी अपनी जो है मान्यताएं हैं, उसके अपने कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं, लेकिन वो मुस्लिम नहीं होते हैं, ये मुझे पक्का पता है, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और यहाँ तक और भी ऐसे प्रोग्राम आई थिंक आने वाले हैं, तो काफ़ी इन्जॉय करने को आपको मिलने वाला है। आगे भी हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। उम्मीद करूँगा कि आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।